हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में देखेंगे जो आपका जीव जगत का चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट क्लास है ये। इनमें मोनरा जगत के बारे में और जीव जगत स्टार्ट कैसे होता है, उनका वर्गीकरण, हर एक चीज़ जो है हमने पहली क्लास में बता दिया है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है ना। मोनरा जगत क्या होता है उनके बारे में, बैक्टीरिया जो होता है वो आप हमने पूरा इसके बारे में जो अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख ले, फिर इस क्लास को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं जिनका नाम है प्रोटिस्टा जगत, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। देखिए, प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है। जो प्रोटिस्टा है ना, एक ग्रीक शब्द लिख लीजिएगा। प्रोटिस्टा एक ग्रीक वर्ड से आया। किससे आया है? प्रोटोस नामक ग्रीक शब्द से। लिखते जाइए इसको। प्रोटिस्टा जो है प्रोटोस नामक ग्रीक शब्द से आया है। ग्रीक शब्द से आया है, यानी कि बोल सकते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति, जो प्रोटिस्टा जगत हम पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा कहाँ से आया? ये आपका प्रोटोस नामक एक ग्रीक शब्द, ग्रीक क्या होगा? विदेशी भाषा आप बोल सकते हैं ना, लैटिन भाषा जिनको आप बोलते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ। देखिए, अभी प्रोटोस का मतलब क्या होता है, इस सबको लिखते जाइए। अब ऐसे लिख लीजिए, प्रोटोस का मतलब जो होता है ना, प्रोटोस का मतलब होता है, प्रोटोस का मतलब ये आपका होता है वेरी फर्स्ट। क्या होता है? वेरी फर्स्ट होता है। क्या होता है? वेरी फर्स्ट होता है। ये किसका मतलब होता है? प्रोटोस का मतलब होता है। अब वेरी फर्स्ट का मतलब क्या हो? वेरी मतलब बहुत, फर्स्ट मतलब पहले, यानी कि बहुत पहले। क्या? बहुत पहले। इसके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो यूकैरियोटिक होता है ना, देखिए हमने आपको पहले, आप ये पूरा लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ पूरा, इसको आप वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए, वेरी फर्स्ट कहने का मतलब ये हो गया, आपको पता है हमने आपको पढ़ाया था कि कोशिका जो है संख्या के आधार पर या केंद्रक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है आपका। और एक आपका क्या होता है? ये आपका यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है ना। और एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। दो प्रकार का कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। ये दो प्रकार का आपका कोशिका होता है केंद्रक के आधार पर, ठीक है ना। देखिए एक मिनट, तो ये जो दो प्रकार का होता है इसको आप लिख लीजिएगा। अब जरा देखिए, इनमें से यूकैरियोटिक हम किसको बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे, सब पढ़ा दिए, फिर भी एक बार बता देते हैं जब आया है तो। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसा कोशिका जिनमें कि केंद्रक बढ़िया तरीके से पाया जाता हो, यानी कि डेवलप होता हो। क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे है, उस पर झिल्ली नहीं है, मतलब बढ़िया तरीके से डेवलप होना चाहिए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बोलिएगा कि एक दो देखेगा बच्चा जो होता है, बोलेगा डेवलप बच्चा नहीं है, बोल सकते हैं कि नाचर बच्चा, ऐसे करके गांव में बोलते हैं। तो उसी तरह जो है यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है ना, एकदम डेवलप होता है, काफ़ी हाई फाई। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक डेवलप नहीं होता। आप ऐसा बोल सकते हैं केंद्रक होबे नहीं करता, ऐसा बोल दीजिए, अविकसित केंद्रक है ना। तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक जीव आया था ना इस दुनिया में, वो प्रोटिस्टा जगत से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इस पॉइंट को लिख लीजिए। सबसे पहला जो यूकैरियोटिक है हमारा जीव जगत में, वो कौन है? प्रोटिस्टा है। तो इसको ही मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा, मैं लिख बता देता हूँ। सबसे पहला लिख लीजिए, सबसे पहला यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है। यूकैरियोटिक कौन है? प्रोटिस्टा है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, कौन है? यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है। इस सब पॉइंट को लिखते जाइए, एकदम एग्जाम में आ जाएगा। सबसे पहले यूकैरियोटिक जीव कौन था? तो कौन था आपका? प्रोटिस्टा था। अब प्रोटिस्टा जगत कैसे आया था? आपको पता है कि जब आपका अर्नेस्ट हैकल ने त्रिजगत प्रणाली दिया था, तो उसी में इन्होंने इसको जोड़ा था। क्योंकि जो कार्लेनियस का कैरोलस लिनियस का दो जगत प्रणाली था, उसमें जंतु जगत था और पादप जगत था, यही दोनों था। लेकिन तीसरा जगत जो दिया ना अर्नेस्ट हैकल ने, उसने प्रोटिस्टा जगत को रखा था। इतना तक क्लियर है आपको? और प्रोटिस्टा के बारे में और आगे पढ़ते हैं, सबको लिखते हैं, मैं मिटाते जाता हूँ, ठीक है। वीडियो रोक के आप लिख लीजिए। अब देखिए, प्रोटिस्टा के बारे में और जानते हैं। प्रोटिस्टा जो है ये आपका कैसे होते हैं, है ना, इसका कुछ होता है, लिख लीजिए। यह स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। लिखिए, यह स्वपोषी परपोषी भी होते हैं। ये स्वपोषी परपोषी होते हैं। सब पॉइंट को लिखते रहिए, स्वपोषी परपोषी होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? जो अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब जो भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। अच्छा, बात यहाँ ये भी आती है कि सबसे ज़्यादा क्या होगा? प्रोटिस्टा जगत के जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्वपोषी ज़्यादा होगा कि परपोषी होगा? तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर स्वपोषी होता है। कुछ कुछ जो है एक आध 2% 1-2% कह सकते हैं, वो परपोषी होता है आपका, ठीक है ना। तो क्लियर है? ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। देखिए, अब ये रहते कहाँ, जो प्रोटिस्टा जगत के जीव है कहाँ रहते हैं?
तो ये आपका रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जलीय, अधिकांश जलीय। तो लिख सकते हैं यह अधिकांश जलीय होते हैं, यह अधिकांश जलीय होते हैं, अधिकांश जलीय होते हैं। जलीय का मतलब ये ज़्यादातर जल में ही देखने का आपको मिलेगा, कौन, प्रोटिस्टा जगत के जीव, ठीक है ना। अब चलिए और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जब यूकैरियोटिक है, जब ये यूकैरियोटिक कोशिका में, इस जो प्रोटिस्टा जगत होता है इनकी कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। जब यूकैरियोटिक, इनमें क्या हो, केंद्रक अच्छे से पाया जाता है। तो लिख लीजिए इनमें केंद्रक अच्छे से पाया जाता है, इनमें केंद्रक अच्छे से पाया जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो केंद्रक अच्छे से पाया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे क्या। अब बात होता है कि ये चलते कैसे हैं। देखिए इनमें चलने के लिए जो है ना दो चीज़ें होती हैं, लिख लीजिए इनमें चलने के लिए, इनमें चलने के लिए लिख लीजिए, इनमें गति करने के लिए, वही बात हुआ, गति करने के लिए, गति करने के लिए, इनमें गति करने के लिए जो है दो चीज़ें होती हैं। एक का नाम है फ्लैजिला, लिख लीजिए फ्लैजिला, फ्लैजिला, और एक का नाम है सीलिया। क्या होता है, सीलिया, लिख लीजिए सीलिया। ये दोनों जो है इनको गति करने के लिए, मतलब प्रोटिस्टा जगत के जीव जो है वो चलेंगे, क्योंकि जीव है तो चलने के लिए दो चीज़ होता है। जैसे हम लोग को चलने के लिए पैर है, तो जो प्रोटिस्टा जगत के जीव उसको चलने के लिए या तो सीलिया होता है या तो फ्लैजिला होता है। अब बात आता है कि सीलिया फ्लैजिला में लंबा कौन होता है। आपका फ्लैजिला जो होता है ना ये आपका लंबा होता है, और जो सीलिया होता है ये आपका छोटा होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, चलने के लिए क्या होता है, फ्लैजिला और सीलिया होता है, पूछ लेगा तो। और इनमें जनन कैसे होता है, तो लिख लीजिएगा इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। इनमें जनन, सब पॉइंट बनाकर आप लिख दीजिए, इनमें जनन, लिख लीजिए इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, ठीक है ना। मिटा देते हैं इसको, लिख लीजिए इनमें जनन, तो यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है ना इसीलिए, इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से होता है, लैंगिक और अलैंगिक होता है। अब इसका मतलब बताते हैं, अलैंगिक दोनों तरीके से होता है, ठीक है ना, दोनों तरीके से होता है, लिख लीजिए आप, ठीक है ना। अब देखिए जनन का मतलब क्या होता है, जनन का मतलब है अपने जैसा समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। अब बात आता है कि लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है। देखिए लैंगिक में क्या है, जनन करने के लिए दो चीज़ मिलते हैं, जैसे एक माता एक पिता, यानी एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष और महिला जब आपस में संबंध बनाते हैं तो उससे जो संतान का निर्माण होता है उस प्रकार को कहते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक में क्या है कि आपका कोई एक के जनक भाग लेता है, उससे जो नया संतान उत्पन्न होगा वो आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। तो प्रोटिस्टा जगत में जो है कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब उदाहरण देख लेते हैं, किसके, प्रोटिस्टा को उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रोटिस्टा को उदाहरण लिख लीजिए। अच्छा एक बात और इसमें कुछ पॉइंट है, ये जो होते हैं ना हमें पहले ही पढ़ाना चाहिए था, कोई बात नहीं अभी लिख लीजिए, छूट गया तो पॉइंट को हम देख लें। यह एक कोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना, ये सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक कोशिकीय होते हैं और कैसे होते हैं, यूकैरियोट, कैसे होते हैं, यूकैरियोट, ये तो हम आपको पहले ही बोल दिए कैसा होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। एक कोशिका मतलब क्या हुआ, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिका, तो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं इसमें एक कोशिका ही पाई जाती है, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा का हम उदाहरण देख लेते हैं, इनके देखो लिख लीजिए सारा पॉइंट। अब प्रोटिस्टा के हम देख लेते हैं उदाहरण, तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि आपका यूग्लिना हो गया, ठीक है ना, उदाहरण लिख लीजिए, क्या हो गया, यूग्लिना आपका हो गया, ठीक है। आपका पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, और भी है अमीबा हो गया, इसी में आता है, कोमा जगह लिखते जाइए, अमीबा हो गया है ना, अमीबा हो गया, और आपका डाइटम हो गया। इस सब जो है ना, इस सब जितना जीव हम लिखे हैं ये सब जीव का नाम है, और ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, उदाहरण याद रखिए। अब देखते हैं कि प्रोटिस्टा को जो है ना कुछ समूह में बांटा गया है, तो कौन कौन सा वो समूह है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। और तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप कमेंट भी क्या कीजिए, हम कैसा समझाते हैं आपको कैसा लगता है ये सब आप बताया कीजिए ना, तब थोड़ा में तो और अच्छा लगेगा। चलिए प्रोटिस्टा जगत के बारे में और आगे जानते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत को है ना आगे और बांटा गया है कुछ समूहों में, तो लिख लीजिए प्रोटिस्टा के कुछ समूह, क्या लिखिए आप, प्रोटिस्टा के कुछ समूह लिख लीजिए, प्रोटिस्टा के कुछ समूह, प्रोटिस्टा के कुछ समूह, मतलब इनको जो आगे बांटा गया है तो उनको आप
देखेंगे, ठीक है ना। प्रोटिस्टा के कुछ समूह लिखना चाहिए था, हम समय लिख दिए, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, प्रोटिस्टा के कुछ समूह, ठीक है ना। चलिए, पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण का आधार पर। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर कौन कौन आते हैं, ये आपका आता है, इनका आप नाम लिखते जाइए। पहला आपका आता है, इसमें आता है आपका क्राइसोफाइटा। क्या आता है, क्राइसोफाइटा आता है, ठीक है ना। और दूसरा आपका आता है, आपका इसको नंबर देख लिखते जाइएगा। दूसरा आता है डाइनोफ्लैजिएट। दूसरा क्या आता है, सब इसको लिखते जाइए। दूसरा आता है डाइनोफ्लैजिएट, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है ना, डाइनोफ्लैजिएट। और तीसरा आपका आता है यूग्लिनॉइड। क्या आता है, यूग्लिनॉइड आता है। ये आपका किसके आधार पर है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। तीनों प्रोटिस्टा ही है, जो हम लिखे हैं ना, तीनों लिखे हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिएट, यूग्लिनॉइड, ये तीनों जो है आपका प्रोटिस्टा ही है। लेकिन प्रोटिस्टा को अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक है ना। अब प्रोटिस्टा में ये कौन से जीव हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले। कौन से, प्रकाश संश्लेषण करने वाले। अब आप पूछिएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। पौधा जो भोजन बनाता है ना, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण आप बूझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिएट, यूग्लिनॉइड, ये तीनों अपना भोजन खुद से बनाता होगा, क्योंकि जब पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है तभी उसको हम प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। तो इनका जब प्रकाश संश्लेषण के आधार पर बोले हैं, तो ये तीनों क्या होगा, स्वपोषी होगा, यानी ये तीनों अपने से क्या करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए। अब दूसरा देखते हैं अपघटक के आधार पर, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, बढ़िया। तो रोक के वीडियो, चलिए दूसरा देख लेते हैं अपघटक के आधार पर। क्या देखते हैं, अपघटक के आधार पर, मतलब कि अपघटक के आधार पर भी जो है प्रोटिस्टा के कुछ अलग प्रकार, अपघटक के आधार पर, ठीक है ना। अब अपघटक के आधार पर कौन कौन से हैं, इसके में आपका एक ही है, जिनको बोलते हैं अवपंक। क्या बोलते हैं, अवपंक कवक बोलते हैं, अवपंक कवक बोलते हैं। तो इसका एक और नाम इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा इसको आप कॉपी में, ठीक है। तो इसमें एक ही आता है स्लाइम मोल्ड, लास्ट में डी लिखे हैं। तो इसमें कवक लिखा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये कवक जगत का है, प्रोटिस्टा ही, ठीक है ना। इसका नाम ही ऐसा, अवपंक कवक। अब घटक के आधार पर क्या मतलब क्या हो गया, इसको भी बताते हैं आपको, हम यहाँ लिख दिए हैं अपघटक के आधार पर। तो अपघटक का मतलब जानते हैं क्या होता है, अपघटक का मतलब होता है जो सड़े गले चीज़ों से जो है ना अपना पोषण प्राप्त करता है ना, उस चीज़ को हम अपघटक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गोबर, आप केला का छिलका अगर फेंकते हैं बाहर सब, या सब्जी का छिलका सब फेंकते हैं, तो देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद छिलका आपको नहीं दिखता होगा। काहे कि कीड़ा सब जो होता है ना मिट्टी में, वो सब उसको अपघटक के काम, वो सब क्या करता है, उससे इंपोर्टेंट पोषक तत्व मिला के, मतलब निकाल के उसको अपघटित कर देता है। तो अपघटक का कहने का मतलब ये हो गया कि सड़े गले चीज़ों से पोषण प्राप्त करना, वो आपका अपघटक। जैसे कवक जो होता है ना, वो आपका अपघटक होता है। गोबर छत्ता आपने देखा हो, गोबर के बगल में जो उजला उजला फड़ता है छत्ता जैसा, वो आपका अपघटक होता है, ठीक है ना। तो अपघटक का उदाहरण क्या हो गया, अवपंक कवक हो गया, ठीक है ना। ये आपका प्रोटिस्टा का ही पार्ट होता है। अब एक और होता है विषम पोषी के आधार पर। किसके आधार पर, विषम पोषी के आधार पर। तो अब हम देख लेते हैं विषम पोषी, इसको आप लिख लीजिए। तब तक थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं, बहुत मेहनत लगता है सब करने में, तो थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए कि आप, ठीक है, शेयर वेयर, कि वीडियो तो आपको डेली मिलेगा ही। अब देख लेते हैं विषम पोषी के आधार पर, हम विषम पोषी के आधार पर, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया विषम पोषी के आधार पर, विषम पोषी के आधार पर प्रोटिस्टा के प्रकार, ठीक है ना। आप जरा देखिए, विषम पोषी का मतलब क्या हो गया, विषम पोषी का मतलब हुआ जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाए, दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन करता है। जैसे हम लोग खुद हो गए, हम लोग अपना भोजन अपने से थोड़े बनाते हैं। अभी मत बोलो कि किचन में जाके बना लिया अपने से तो अपना हो गया, नहीं। किचन में जो सामान आया, दाल चावल सब कहाँ से आया है, पौधा से ना आया है। तो ये तुम नहीं बोल सकते हो कि अपने से खाना बना लेते हैं। तो हम लोग जो होते हैं ना विषम पोषी होते हैं, ठीक है ना, अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो विषम पोषी के आधार पर जो है आपका प्रोटिस्टा जो होता है ना, वो उनका प्रकार होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है, लिख लीजिए प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोआ, ठीक है।
प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इसको याद रखिए, बाकी आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ क्या होता है, जो अवपंक कवक है ये क्या होता है, और जो हमने पिछले बताया कि क्राइसोफाइटा डाइटम्स क्या होता है, सबको देखें। अभी इसको आप याद रख लीजिए कि प्रोटिस्टा को जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, दूसरा हो गया अपघटक के आधार पर, तीसरा आपको विषमपोषक के आधार पर। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर कौन कौन हो गया, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिएट और आपका यूग्लिनोइड, ठीक है ना। और अपघटक के आधार पर कौन हो गया, अवपंक कवक, और विषमपोषक के आधार पर कौन हो गया, प्रोटोजोआ। इतना अभी आप याद रखिए, फिर हम आगे की वीडियो हम देखेंगे। पहले क्या पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर क्राइसोफाइटा, तो उनको हम देखेंगे क्राइसोफाइटा क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाए, ठीक है ना, और आपको बोर भी ना लगे कितना देर तक देख रहे हैं। तो सब चीज़ को हम देख कर वीडियो आपके लिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।